सरिश्ता डाइनिंग टेबल के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी, तभी उसके पीछे से ध्रुव पकड़ लेता है। ध्रुव ने अभी अभी शावर लिया था, जिससे उसके बालों में हल्की पानी की बूंदें टपक रही थी और इस वक्त वह बस एक टॉवल में था। ध्रुव सरिश्ता की गर्दन पर अपने होठ रब करते हुए, बेबी मैं कुछ दिनों के लिए दुबई जा रहा हूँ। इतना बोलते ही ध्रुव सरिश्ता को अपनी ओर पलटता है। सरिश्ता का चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था। ये देखकर ध्रुव सरिश्ता की चिन को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए, हे बेबी तुम उदास हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। रात को मैं तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आऊँगा, तुम आराम से सो सकती हो। ध्रुव बोलते हुए सरिश्ता उसके सीने में मारते हुए गले लग जाती है। ध्रुव हंसते हुए सरिश्ता को पकड़ लेता है। सरिश्ता ध्रुव के सीने पर हाथ रखकर, आई विल मिस यू सो मच। ध्रुव ध्रुव सरिश्ता के माथे पर किस करके, मी टू बेबी। इतना बोलते ध्रुव सरिश्ता से अलग होकर कबर्ड से कपड़े लेकर पहनने लगता है। सरिश्ता की नजरें बस ध्रुव पर ही थी। वह खुद के हस्बैंड पति को कुछ दिन नहीं खोना चाहती थी। ये जानकर वह आज भी ध्रुव को देखने का कसर पूरा कर रही थी। ध्रुव ब्लैक कलर की टी शर्ट के साथ ब्लैक कलर का ब्लेजर और पैंट पहनकर रेडी हो जाता है। वह अपने बाल सेट करते हुए ब्लूटूथ पर टेप करके, काली एवरीथिंग इज रेडी। उधर से काली, यस बॉस। उधर ध्रुव इधर से जवाब देता है, ओके आई कमिंग। इतना बोलते ही ध्रुव ब्लूटूथ पर फिर एक बार टैप करता है, फिर सरिश्ता की ओर देखकर, जो अब तक ध्रुव को ही प्यार भरी नजरों से देख रही थी। ध्रुव सरिश्ता की आंखों में देखकर, दिल तो ऐसे ही घायल है तुम पर, खासकर तुम्हारी ये नसीली आंखों पर। नजरों का जोर ऐसे ना चलाओ कि मैं खुद को रोक ना सकूं और तुम्हें तुम्हारे जिस्म से खुद के जिस्म को जोड़कर बस तुम्हें प्यार करने में डूब जाऊं। श्रेष्ठा ध्रुव को एक नज़र देखकर टेबल से वॉच लेती है और ध्रुव के हाथ में पहनाते हुए, आई थिंक मैं तुम्हें हद से ज़्यादा मिस करने वाली हूँ, हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करना। वेट। वॉच पहनाकर सरिश्ता ध्रुव को देखने लगती है। ध्रुव झटके से सरिश्ता की कमर को पकड़कर करीब खींच लेता है। सरिश्ता के हाथ ध्रुव के सीने पर चले जाते हैं। ध्रुव सरिश्ता की होठों पर हाथ फेरते हुए, मैं खुद पागल हो गया हूँ। अगर ज़्यादा दिन तुमसे दूर रहा तो मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा बेबी। ध्रुव सरिश्ता के होठों से होते हुए हाथ फेरते हुए पीछे से गर्दन पकड़कर उसके होठों को अपने होठों के कब्ज में ले लेता है। सरिश्ता तो जैसे इस पल का कब से इंतजार कर रही थी। ध्रुव के ऐसे करते ही सरिश्ता ध्रुव के होठों को बड़े प्यार से चूमने लगती है। सरिश्ता का साथ पाकर ध्रुव सरिश्ता की कमर को पकड़कर और करीब खींच लेता है और पैसन के साथ किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे के होठों पर उलझे हुए थे, तभी काव्या अंदर आते हुए, ओ तो मिस्टर और मिसेस सूर्यवंशी एक दूसरे पर का मुंह मीठा करा रहे हैं। वहीं श्रेष्ठा के ऐसे करने से ध्रुव उसे घूर कर देखने लगता है। श्रेष्ठा ध्रुव को काव्या की तरफ इशारा करती है। इस पर ध्रुव काव्या को देखकर, काव्या क्या तुम कुछ देर तक के लिए वेट कर सकती हो? काव्या हाँ में सिर हिला देती है। काव्या का जवाब मिलते ही ध्रुव झट से श्रेष्ठा को टाइटली पकड़कर किस करने लगता है। काव्या एक पल के लिए हैरान होकर दोनों को देखती है, फिर अपनी नजरें उससे हटा लेती है। काव्या श्रेष्ठा छूटने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन ध्रुव ने इतना टाइटली पकड़ा हुआ था कि वह हिल भी नहीं पा रही थी। वहीं ध्रुव अपनी आंखें बंद किए हुए बहुत ही सॉफ्टली श्रेष्ठा को किस किया जा रहा था। करीब आधे घंटे बाद ध्रुव श्रेष्ठा के होठों को छोड़ता है। श्रेष्ठा काव्या की ओर देखती, जो अब गेम खेलने में बिजी थी। उसे देखकर ध्रुव सरिश्ता के कान में धीरे से, बेबी मेरा मन तो अब तक नहीं भरा, चलो ना फिर एक बार। ध्रुव इसके आगे कुछ बोलता, सरिश्ता काव्या की तरफ भाग कर जाती है और पूछती है, क्या हुआ काव्या, तुम यहाँ कैसे? सरिश्ता के भागने पर ध्रुव मुस्कुराने लगता है। काव्या सर उठाकर सरिश्ता को देखती है, फिर अपने फोन को बंद करके, चलो माँ बुला रही थी। सरिश्ता हाँ में सिर हिला देती है तो दोनों चले जाते हैं। उनके जाते ही ध्रुव का फेस एकदम सीरियस हो जाता है। वह ब्लूटूथ पर टेप करके, एनी अपडेट? उधर से काली, यस बॉस। आपने जिस लड़की को अपने बेड पर देखा था, उस लड़की का किसी ने रेप करके आपके बेड पर रखा था ताकि ये लगे कि उस लड़की के साथ आपने रात बिताई है। ध्रुव, और वो ड्रग्स काली बॉस, वो नॉर्मल ड्रग थी जिसने बस आपको बेहोश किया था, किसके सिवा कुछ नहीं था। ध्रुव राहत की सांस लेकर काली से, ओके देन मीटिंग की सारी तैयारियां कर ली ना? दुबई में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उधर से काली हाँ में जवाब देता है। ध्रुव ब्लूटूथ को बंद करके अपने कान से निकालकर, मैंने कहा था ना बेबी, मैं तुम्हारे सिवा किसी को छूने के बारे में सोच तक नहीं सकता, चाहे मैं होश में रहूं या ना रहूं। फिर फोन के वॉलपेपर पर सरिश्ता की फोटो को देखकर अपने होठों से चूमकर, बेबी आई ट्रस्ट एंड माइंड लव ओनली यू। ये सब बोलते हुए ध्रुव के होठों पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है। ऑफिस में आदित्य लैपटॉप पर नजरें गड़ाए अपने हाथ को चलाए जा रहा था। उसके एक्सप्रेशन घर के कंप्यूटर में बहुत अलग था। वह बिजी ही था कि तभी डोर पर नॉक होता है। आदित्य कमिंग कहता है तो रोके अंदर आता है। रोके खड़े होकर, बॉस होटल में मिस्टर विक्रम सक्सेना आपका इंतजार कर रहे हैं। आदित्य बिना देखे, ओके लेट्स गो। होटल में कुछ देर में आदित्य होटल पहुंचता है। पहुंचते ही वह एक कमरे के अंदर जाता है। अंदर जाकर देखता है तो एक बहुत हैंडसम और सा आदमी अपने गोद में एक छोटी सी बच्ची को गोद में ली आंखें बंद करके बैठा था। वह आदित्य छोटी सी बच्ची के सर को सहला भी रहा था। आदित्य आने से सामने खड़ा बॉडीगार्ड उस आदमी से, बॉस आदित्य सिंघानिया इज हियर। उसके बोलते ही वह आदमी अपनी आंखें खोलता है और आदित्य को देखता है। वह छोटी बच्ची को एक लड़की को बुलाकर उसे दे देता है, फिर अपनी जगह से उठकर अपनी ब्लेजर ठीक करके हाथ आगे बढ़ाता है। हेलो मिस्टर आदित्य सिंघानिया, आई एम विक्रम सक्सेना। आदित्य उसे हाथ मिलाता है। दोनों की मीटिंग बहुत देर तक चलती है। कमरे में विक्रम एक फ्रेम को छूते हुए कहता है, आई थिंक अगर ये प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो तो अच्छा रहेगा, बिकॉज इट्स माई लव्स ड्रीम, बिकॉज आई इट्स माई लवर ड्रीम्स। इतना बोलते ही वह उस फ्रेम को अपने होठों से चूम लेता है। आदित्य ध्यान से विक्रम की हरकतों को देख रहा था। विक्रम उसके बाद ही उस फ्रेम को आदित्य की तरफ करके रख देता है। फ्रेम में लगी फोटो को देख आदित्य एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि फ्रेम में काव्या की तस्वीर थी जिसमें उसने ब्लैक कलर का लहंगा पहना थी, जो उसे उसके
गोरे बदन पर बहुत जच रही थी और वह उस तस्वीर में हंस रही थी। लंदन में रुखसार परेशान होकर शौर्य के माथे को बार बार टच कर रही थी। उसका सर आग की तरह तप रहा था और शौर्य बस रोए जा रहा था। शौर्य की ऐसी हालत देखकर रुखसार की आंखों में आंसू आ रहे थे। वह अपने फोन को उठाकर सौरभ को कॉल करती है। जल्दी सौरभ कॉल रिसीव करता है। रुखसार रोते हुए, सौरभ आप कहाँ हैं? प्लीज जल्दी आ जाइए, मुझे शौर्य की हालत नहीं देखी जा रही है। उधर से सौरभ, तुम पहले रोना बंद करो, मैं कमरे में बाहर ही हूँ। सौरभ जल्दी से कमरे में जाता है और सौरभ शौर्य को चेक करता है। सौरभ ड्राइवर से इंजेक्शन लेकर शौर्य को लगा देता है। शौर्य धीरे धीरे रोना बंद कर देता है और सो जाता है। उसे सोते ही सौरभ शौर्य को अच्छे से लेटाता है और रुखसार को खींचकर बाहर लेकर जाने लगता है। एक कमरे में आकर सौरभ रुखसार के कंधे को जोर से पकड़कर उस पर चिल्लाते हुए, क्या तुम पागल हो गई हो? अपने ही बच्चे को मारना चाहती हो? रुखसार नम से देखते हुए, सौरभ मैं अपने बच्चे को क्यों मारना चाहूंगी? सौरभ रुखसार को थोड़ा धक्का देकर, उस दिन से मैं यही सुन रहा हूँ। उसी दिन भी दूध में उसे दवाइयों के देने की वजह से सौरभ की क्या हालत हुई थी और आज भी फिर से। बोलते हुए सौरभ रुखसार को गुस्से में देखने लगता है। बाहर खड़ी सर्वेंट किसी को कॉल करके, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, इतना बोलकर वह मुस्कुराने लगती है। रुखसार घुटनों के बल बैठकर रोते हुए, मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया है सौरभ, मैंने वही दवाइयां दी थी जो आपने मुझसे कहा था। सौरभ धीरे कदमों से जाकर रुखसार के सामने घुटनों के बल बैठकर उसे गले लगा लेता है और उसके सर को सहलाते हुए, रुखसार तुम्हारे सिवा यहाँ और कौन है जो ये कर सकता है? सुमन भी तो यह यहाँ नहीं है जो तुम उसे ब्लैकमेल करो। रुखसार सिसकते हुए सौरभ को टाइटली पकड़ लेती है और धीरे से कहती है, सौरभ मुझे सच में नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है। सौरभ कुछ देर तक सोचता है, फिर रुखसार के सर को सहलाते हुए, ओके अब चुप हो जाओ। सौरभ के बोलने पर रुखसार सिसकने लगती है। सौरभ धीरे से, प्लीज रुखसार चुप हो जाओ। थोड़ी देर बाद रुखसार सिसकना बंद हो जाता है। सौरभ खुद से अलग करके देखता है तो रुखसार सो चुकी थी। सौरभ उठकर रुखसार को गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाकर शौर्य के सामने लेटा देता है। सौरभ धीरे धीरे रुखसार को सहलाते हुए उसके माथे को चूम लेता है। रुखसार और शौर्य को देखकर सौरभ मन में, तुम दोनों की सुरक्षा की मेरी जिम्मेदारी है, इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। आखिर कौन है जो हमारे रिश्ते के बीच दरार डालना चाहता है? सिंघानी बिलामी, प्रीत, काव्या, श्रेष्ठा, सपना, रोमानी, रोहानी और अनु अब गार्डन में खेल रही थी। सपना आंख पर पट्टी बांधे और सबको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वहीं सौरा बेंच पर सभी को मुस्कुराते हुए देख रही थी। सौरा की चोट अब तक ठीक नहीं हुई थी, सभी खेलने में बिजी थे। वहीं मायावती सभी को ऐसा खेलता देख अपने बचपन के पलों में खो जाती है जब वो भी इसी गार्डन में पृथ्वीराज, अमरजीत, विशाखा और वृंदा के साथ खेला करती थी। मायावती की माँ दिवांगी और पापा देवांश सिंगानिया विला में काम किया करते थे, जिस वजह से मायावती कभी कभी यहाँ आया करती थी। वैसे ही दिन बीतने के साथ मायावती सभी में घुल मिल गई थी। पृथ्वीराज, अमरजीत, विशाखा और वृंदा भी उसे पूरी तरह से घुल मिल गए थे और कभी कभी तो मायावती यहाँ पर रह जाया करती थी। ऐसे ही बचपन के पल बीत गए और सब बड़े होते चले गए। धीरे धीरे अमरजीत और मायावती की करीबियां बढ़ती चली गई। उनकी करीबियों को देखकर दिवांगी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी, क्योंकि उनके मुकाबले सिंघानिया परिवार बहुत ऊंचा खानदान था जिसके पैरों पर वह जीते थे। दिवांगी इस बात से बहुत ज़्यादा डरने लगी थी कि कहीं दोनों एक दूसरे से प्यार करने ना लग जाए, लेकिन हुआ भी तो वही, अमरजीत और मायावती एक दूसरे से प्यार करने लग गए। दिव्यांगी एक दिन किचन में काम कर रही थी, तभी वह देखती है कि गार्डन में अमरजीत और मायावती पेड़ के नीचे बैठे थे। मायावती बैठी थी और अमरजीत उसे गोद में सर रखकर उसे ही देख रहा था। ये देखकर दिव्यांगी का दिल एक डर से उमड़ आया। वह जल्दी से किचन से बाहर निकलकर गार्डन में जाती है। उन्हें देखते ही मायावती और अमरजीत खड़े हो जाते हैं। दिव्यांगी मायावती के पास जाकर उसे एक गाल पर एक थप्पड़ मार देती है, जिससे मायावती का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। अमरजीत बीच में खड़ा होकर, दिव माँ आप। अमरजीत उसे आगे कुछ बोलता दिव्यांगी सर झुकाकर कहती है, छोटे साहब आपसे हम विनती करते हैं, हमारी बेटी से दूर रहिए, हमारा और आपके परिवार का कोई मेल नहीं है। इतना बोलते ही दिव्यांगी खींचते हुए मायावती को अपने साथ लेकर चली जाती है। उसके बाद से मायावती ने इस घर में फिर कदम नहीं रखा था। दिव्यांगी ने भी यहाँ काम करना छोड़ दिया था। उसके बाद से उसने निहाल राठी के वहाँ काम करना शुरू किया था। जब कभी दिव्यांगी बीमार होती तो मायावती उसके बदले जाया करती थी। इसी बीच निहाल राठी के बेटे विशाल की नज़र मायावती पर गई। विशाल दिमागी तौर पर बीमार था, या बोला जा सकता है कि वह पागल था। पागल भी वह इसी वजह से हुआ था क्योंकि वह हर वक्त किसी न किसी लड़की के साथ जबरदस्ती किया करता था। एक दिन जब वह एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था, तब कुछ लोगों ने उसे बुरी तरह से पीटा था और उस लड़की ने विशाल के सर पर लोहे से बहुत तेजी से वार किया था, जिस वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो चुका था और वह पागल हो गया था। विशाल की नज़र निहाल राठी अच्छे से जान चुका था और निहाल राठी को भी अपनी वारिस चाहिए था, जिसे उसने तय किया कि वह मायावती को अपने घर की बहू बनाएगा। निहाल राठी गांव का ग्रामीण मुखिया है, जिस वजह से वह हमेशा गांव के लोगों को अपने डर के साए में रखना अच्छे से जानता है। तो आई होप दोस्तों आपको स्टोरी पसंद आ रही है, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। सुबह काव्या सुकून से आदित्य की बाहों में सो रही थी। वहीं आदित्य बड़े ही प्यार भरी नजरों से उसे एकटक देख रहा था। सोते हुए काव्या की खूबसूरती और ज्यादा निखर रही थी। खूबसूरती ही की सूरज की हल्की किरणें में काव्या के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसे काव्या परेशान होकर कसमकसाने लगती है। काव्या को परेशान होता देख आदित्य के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। आदित्य काव्या को छूने के इरादे से वह करवट बदल लेता है। आदित्य की पीठ बालकनी की तरफ होती है और काव्या का चेहरा की ओर। आदित्य अपने हाथों में काव्या के चेहरे को छूता है और काव्या के होठ हिलते हुए अपने हाथों को चेहरे से नीचे रखते हैं। आदित्य एकटक बस काव्या को हरकतों को देख रहा था। कुछ पल बाद काव्या की पलकें हिलती हैं। काव्या धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उठते साथ काव्या को आदित्य के हाथ दिखते हैं, जो कुछ दूरी पर उसके चेहरे पर पकड़ने वाली धूप को बचा रहे थे। आदित्य की
केयरिंग नेचर देख काव्या खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाती। वह आदित्य के हाथों को पकड़कर अपने होठों से चूम लेती है और अपने गले से लगाकर मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग मिस्टर हस्बैंड। आदित्य काव्या के माथे को चूमकर गुड मॉर्निंग माई वाइफ ही। काव्या आदित्य से अलग होकर उसके चेहरे को छूते हुए कहती है आज आपको ऑफिस नहीं जाना। आदित्य जवाब देता है जाना तो है लेकिन क्या करूं वाइफ ही, मेरी नजरें तुम्हारे चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही है। दिल तो कर रहा है मैं तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं। काव्या आदित्य के गले पर अपनी बाहें डालकर अच्छा जी तो आज मेरे प्यारे मिस्टर हस्बैंड सुबह सुबह रोमांटिक हो रहे हैं। आदित्य झटके से काव्या को अपने ऊपर खींच लेता है और अपने दोनों हाथ काव्या की कमर पर लपेट लेता है। काव्या आदित्य की आंखों में देखने लगती है। आदित्य भी काव्या की आंखों में गहराई से देखते हुए कहता है रोमांटिक तो मैं ऑलरेडी हूँ वाइफ ही, लेकिन अगर मैंने अपना रोमांटिकपन दिखाया दिया तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। काव्या आदित्य के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहती है अगर ऐसा ही है तो आज दिखा ही दीजिए। आदित्य मुस्कुराते हुए सोच लो वाइफ ही, फिर तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। काव्या आदित्य के होठों पर हल्का किस करते हुए कहती है सोच लिया मिस्टर हस्बैंड। इतना बोलते ही काव्या आदित्य के पकड़ से छूटकर वॉशरूम चली जाती है। काव्या के जाते ही आदित्य उस उठकर फोन लेकर बालकनी की तरफ चला जाता है। ध्रुव के कमरे में श्रेष्ठा बेड पर बैठी हुई थी। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वह अभी अभी उठी है। श्रेष्ठा के बाल पूरे बिखरे हुए थे और उसकी आंखों भी पूरी तरह से खुली नहीं थी। श्रेष्ठा मुंह बनाते हुए लैपटॉप की स्क्रीन को देखकर मुझे नींद आ रही है प्लीज आई टेक टू लेटर। इतना बोलते ही लैपटॉप बंद करने को होती है कि ध्रुव कहता है अगर लैपटॉप बंद किया तो याद रखना 1 हफ्ते तक तुम्हें सोने नहीं दूंगा। श्रेष्ठा रोनी जैसी सूरत बना लेती है और ऐसे देखकर ध्रुव हंसने लगता है। श्रेष्ठा ध्रुव को देखते हुए रोंदी आवाज में यू आर सो बैड। इस पर ध्रुव जवाब देता है आई नो बेबी कुछ न्यू बोलो। श्रेष्ठा ध्रुव की नजरें फेर देती है। ध्रुव लिसन टू मी, आज रात कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है इसलिए मैं आज रात तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, तब आराम से सो जाना। ये सुनकर तो श्रेष्ठा की जैसे नींद ही उड़ जाती है। श्रेष्ठा एकदम गुस्से में व्हाट द हेल, रात में ऐसे कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तुम्हारी। श्रेष्ठा को तुरंत गुस्सा आता है। देख ध्रुव मजाकिया अंदाज में कहता है क्या तुम्हें नहीं पता रात को कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। उसकी इस बात पर श्रेष्ठा उसे घूर कर देखने लगती है। काव्या रेडी होकर कमरे से निकलने ही वाली होती है कि आदित्य जल्दी से उसे गोद में उठा लेता है। काव्या हैरानी से आदित्य को देखती है। आदित्य झुककर काव्या के होठों पर अपने होठ से हल्का छूकर पीछे हो जाता है। नीचे सभी कोई डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आदित्य काव्या को ले जाकर टेबल पर बैठा देता है और खुद काव्या के पास बैठ जाता है। सभी दोनों को देख रहे थे। काव्या शर्म से नजरें झुका लेती है। इस पर सभी के होठों पर मुस्कान आ जाती है। कुछ देर में काव्या नाश्ता कर ही रही थी कि तभी उसे अपने कमर पर हाथ महसूस होता है। वह नजरें नीचे करके देखती है तो आदित्य ने उसे कमर से पकड़ा हुआ था। काव्या अब आदित्य को देखने लगती है जो बस काव्या को प्यार से देखते हुए नाश्ता कर रहा था। काव्या सबको देखने लगती है। अब भी सभी कोई उन्हें ही देख रहे थे। काव्या आदित्य की ओर थोड़ा झुककर धीरे से कहती है मिस्टर हस्बैंड प्लीज आप मुझे ऐसे देखना बंद कीजिए, सब हमें ही देख रहे हैं। काव्या के बोलने पर आदित्य बस काव्या को एकटक देखने लगता है। आदित्य के हाथ अब काव्या की कमर के सहलाने लगते हैं। काव्या की तो सांसें ही अटक जाती हैं। आदित्य अचानक से झुककर काव्या के गाल पर किस करता है। काव्या की अब हालत ही खराब हो जाती है। अब उसे पछतावा सा होने लगता है कि आखिर उसने आदित्य से चैलेंज क्यों किया। काव्या उठ के जाने को होती है कि लेकिन आदित्य उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके गाल को छूकर वह भी पूरा ब्रेकफास्ट तो फिनिश करो। काव्या फिर एक बार सबको देखती है। अब तो सब कोई दोनों को देखकर मुंह छुपाए हंस रहे थे। काव्या फिर से नजरें झुका लेती है। आदित्य काव्या को अपने हाथ से खिलाने लगता है। काव्या भी चुपचाप खाने लगती है। कुछ पल में सबका नाश्ता हो जाता है। आदित्य अपने कमरे में आते हुए देखता है हॉल पर वसुंधरा श्रेष्ठा काव्या सपना बैठी हुई थी। आदित्य काव्या की ओर बढ़ने लगता है। काव्या को तो पहले से ही डर से उठ जाती है कि आदित्य अब क्या करने वाला है। आदित्य सीधा जाकर काव्या के होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है। काव्या एकदम शॉक्ड हो जाती है। काव्या आदित्य को दूर करने लगती है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। करीब 15 मिनट बाद आदित्य काव्या के होठों को छोड़कर उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है वाइफी आज रात जल्दी मत सोना, आज मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ। इतना बोलते ही आदित्य काव्या के माथे को चूमकर चला जाता है। काव्या न इधर देखती हो न उधर, सीधे कमरे में भाग जाती है। श्रेष्ठा काव्या को मुस्कुराते हुए देखकर लगता है जरूर काव्या ने आदित्य से चैलेंज किया होगा, इसीलिए आदित्य इतना रोमांटिक हो रहा है। अब चैलेंज किया है तो उसे पूरा तो करना पड़ेगा ही। उसकी बात पर विशाखा और सपना हंसने लगते हैं। ऑफिस में आदित्य आंखें बंद करके चेयर पर टेक लगाकर बैठा हुआ था। उसके कानों पर विक्रम की आवाज सुनाई दे रही थी सी इज माई वाइफ मिस्टर आदित्य, बहुत प्यार करता हूँ मैं उसे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। मेरी बेटी ही एक वजह है कि मैं जी रहा हूँ, वरना मैं तो कब का मर जाता। मैं उसके बिना जी तो रहा हूँ लेकिन रोज तड़प तड़प कर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं खुद को खत्म कर दूं, क्योंकि अब और मुझसे उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। लेकिन ये मैं कर नहीं सकता। अगर नित्या ने मुझसे पूछा कि मैंने हमारे प्यार की निशानी को अकेला छोड़ा तो मैं क्या जवाब दूंगा। आदित्य झटके से अपनी आंखें खोलकर काव्या की तस्वीर को देखने लगता है। कल जब आदित्य ने नित्या की फ्रेम को देखा तो एक पल के लिए उसे काव्या ही लगी, लेकिन उसे पता था कि ये काव्या नहीं है। काव्या और नित्या दोनों एक का एक ही चेहरा है। काव्या, अनुराग, सपना और अनु एक आइसक्रीम पार्लर में थे। काव्या अपनी चॉकलेट आइसक्रीम को एंजॉय कर रही थी। अनु ने तो पूरे 4-5 आइसक्रीम पकड़ रखी थी। सपना अनु और अनुराग को घूरकर देख रही थी। अनुराग सपना को देखकर सना खाने दो ना, आज फिर उसके बाद नहीं खिलाऊंगा। अनु तुरंत हाँ में सिर हिला देती है। हाँ मामा, उसके बाद मैं नहीं खाऊंगी। सपना, जब तबीयत खराब होगी तब रोने लगोगी। मामा दर्द हो रहा है, मामा दर्द हो रहा है। बोलते हुए सपना अनु को बुरी तरह से खूनी लगी। अनु अपने हाथ में 2 आइसक्रीम अनुराग को देते हुए पापा मामा सही कह रही है, आप ये खा लो। अनुराग दोनों आइसक्रीम लेकर खुद खाने को होता है कि सपना उसे भी घूरते हुए देखने लगती है। अनुराग को जब ये एहसास होता है तो वह सपना को देखता है। सपना टोंट मारते हुए आपको अलग से बोलना पड़ेगा। ओ मिस्टर, कल परसों ही आपकी तबीयत ठीक हुई है। अनुराग एक आइसक्रीम को साइड में रखकर एक आइसक्रीम खाने लगता है। सपना उस आइसक्रीम को उठाकर थोड़ा दूर एक गरीब बच्चे को दे देती है। उसको ऐसा करता देख अनुराग बहुत प्यार भरी नजरों से सपना को देखने लगता है। कुछ ही देर में चारों आइसक्रीम खाना खाकर
चारों का आइसक्रीम हो जाता है तो सब बाहर आ जाते हैं। काव्या आदित्य को कॉल करने के लिए फोन को देखते हुए बाहर निकाल रही थी, तभी अचानक वह किसी से टकरा जाती है। टकराने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह गिरने को होती है कि वह उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है। काव्या उस शख्स को देखती है। वह शख्स अपनी आंखों से सैंडल्स निकालकर काव्या को देखने लगता है। काव्या उसकी पकड़ से छूटकर जल्दी से पीछे हो जाती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मेरा ध्यान कहीं और था। वह शख्स बस काव्या के हिलते हुए होठों को उसकी आंखों में देख रहा था। काव्या जब उस शख्स को खोए हुए अंदाज में देखती है तो उसके आगे हाथ हिलाने लगती है। वह शख्स काव्या को ऐसे करते ही होश में आता है और वह तुरंत हड़बड़ाहट में सॉरी वो इतना बोलते हुए वह रुककर काव्या के आगे हाथ बढ़ाकर, हाय आई एम विक्रम। काव्या भी मुस्कुराते हुए उसे हाथ मिलाते हुए कहती है, काव्या। विक्रम काव्या को खोए हुए मन में वही चेहरा, वही आंखें, वही होठ, वही मुस्कुराहट जिसके लिए मैं पल पल मरता हूँ। खूबसूरती की बेमिसाल मेरा प्यार। विक्रम मन में बोल ही रहा था कि काव्या फिर से अपने हाथ उसके सामने हिलाते हुए, हेलो मिस्टर, फिर से कहता, कहाँ खो गए। विक्रम होश में आकर, जी कहीं नहीं। काव्या अपने हाथ को ये इशारा करके जो विक्रम ने अब तक पकड़ा हुआ था ये देख वह तुरंत काव्या के हाथ को छोड़कर कहता है, ओ आई एम रियली सॉरी। काव्या जवाब में कहती है, इट्स ओके। विक्रम काव्या को बहुत गौर से देखने लगता है। उससे मंगलसूत्र, मांग में भरी सिंदूर। काव्या विक्रम की नजरों को देखकर खुद के मंगलसूत्र को देखने लगती है, फिर विक्रम को देखकर, मिस्टर विक्रम क्या आप कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रम मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ शायद। काव्या कंफ्यूज होकर विक्रम को देखती है, तभी अनुराग आकर, भाभी हम कब से आपका वेट कर रहे हैं और आप यहाँ खड़ी हैं। काव्या कुछ कहती उससे पहले अनुराग काव्या का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। उसने अब तक विक्रम को नहीं देखा था। काव्या मुस्कुराते हुए अनुराग को देख रही थी। विक्रम खड़ा होकर एकटक बस काव्या को ही देख रहा था। रात के वक्त सवरा बेड पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें इस वक्त बंद थी। उसकी आंखों के सामने एक नजारा हरा सा छा रहा था। एक आदमी एक बच्चे को डांटते हुए, तुम हमारी कोई बात सुनती क्यों नहीं हो भैरव। हमने कितनी बार कहा है ना कि अपने गुस्से को कंट्रोल रखो। तुम्हें पता भी है उस बच्चे की तुमने क्या हालत कर रखी है। क्या जरूरत थी तुम्हें उसे कंपन्स में मारने की। भैरव कांटे वाले चम्मच को घुमाते हुए सर्द आवाज में कहता है, डैड सी स्पोक लाउड टू मी एंड आई डोंट लाइक एनीबॉडी लाउड वॉल्यूम। इस पर वह आदमी मतलब भैरव के पापा चिल्लाते हुए, व्हाट योर मीन्स, अगर किसी ने तुम्हारी ऊंची आवाज में बात की तो तुम उसे मार दोगे। इसका मतलब तुम मुझे। वह इतना ही बोलता है कि भैरव उसके सीने पर कांटे वाले चम्मच से बहुत तेज वार करता है। वह उस चम्मच को घुसाता और फिर बाहर निकालता, घुसाता और फिर बाहर निकालता। ऐसे वह तब तक करता जब तक उसके पापा की सांस थम नहीं जाती। वही एक और भैरव को पीटते हुए चिल्ला कर उसे छुड़ाने को कह रही थी। एक औरत भैरव को पीटते हुए चिल्लाकर छुड़ाने को कह रही थी। भैरव अब अपने पापा को छोड़ो। उसे औरत मतलब उसकी माँ को भी मार देता है। सवरा जो सिर्फ 3 साल की थी वह दीवार से छिपकर ये सब देख रही थी। ये सब याद करते हुए सवरा का शरीर कांपने लगता है और उसकी आंखों से बेतमाश आंसू बहने लगते हैं। आई होप दोस्तों आपको कहानी में सब कुछ समझ में आ रहा है, और अगर फिर भी कुछ छूट रहा है तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने सारे कन्फ्यूजन और स्टोरी में जो भी भूल हुई है उसे पूरा करने की। आई होप आपको समझ में आ रहा है, और प्लीज़ आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना। सवरा के आंसू बहते हुए गालों के से होकर नीचे गिरने लगते हैं। रोहन जो वॉशरूम से अभी निकला था वह सवरा की बंद आंखों में बहते आंसू देखकर उसे पास दौड़कर जाता है। रोहन सवरा के आंसू को पहुंचकर गले लगा लेता है। सवरा रोहन को टाइटली पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। सवरा बहुत देर तक रोती रहती है। रोहन को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर सवरा को हुआ क्या है। रोहन सवरा की पीठ को सहलाने लगता है। सवरा वैसे ही रोते रोते सो जाती है। सवरा की को कोई हलचल महसूस न होने पर रोहन सवरा को अच्छे से लेटाता है, फिर उसके सर को सहलाते हुए बहुत गौर से देखने लगता है। रोहन सवरा को निहार रहा था, तभी उसे किसी की नजरों की तपिश महसूस होती है। वह नजरें उठाकर दरवाजे की ओर देखता है जहां वंश मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। रोहन वंश की नजरें हटाकर सवरा को अच्छी तरह से कमल में कवर करता है। वंश अंदर आते हुए, चलो कोई तो है जिसने तेरे बीते दर्दों को भुला दिया, वरना तुमने तो देवदास बनने का ठान लिया था। रोहन वंश की बातों को इग्नोर करके लैपटॉप पर कुछ करने लगता है। वंश रोहन के सामने चेयर पर बैठकर, वैसे तूने क्या फैसला लिया, कब से मैं सवरा को भाभी बुलाऊं। रोहन लैपटॉप पर टाइप करते हुए सीरियस वॉइस में, रुमा को तुमने किस क्यों किया। यह सुनकर वंश फ्रीज हो जाता है। वह अपने मन में, इस लड़की ने डायरेक्ट अपने भाई को बोल दिया। रोहन लैपटॉप पर टाइपिंग छोड़कर वंश की ओर चेयर घुमाता है। रोहन वंश को देखकर, देख रुमा मेरी छोटी बहन है, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना मेरा काम है। जिस दिन रुमा ने ड्रिंक की थी मैं भी उसके पीछे था। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि तू मेरी बहन को ऐसे फायदा उठाएगा। रोहन की ऐसी बातें सुनकर तो जैसे वंश का दिमाग खराब हो गया। वह झट से चेयर से उठकर कहता है, तू कहना क्या चाहता है। रोहन अपनी जगह से उठकर एक नजर सवरा को देखता है, फिर वंश का एक हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगता है। रोहन वंश को गेस्ट रूम में ले जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर देता है और वंश को देखता है, मैं कहना यह चाहता हूँ कि तुझे रुमा को छूना नहीं चाहिए था, उसके नशे में होने का फायदा नहीं उठाना चाहिए था। और रोहन इसके आगे कुछ बोलता वंश जोर से चिल्लाता है, बिल्कुल चुप रोहन, बिल्कुल चुप रोहन, तू समझता क्या है खुद को। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल नहीं सकता। दोस्ती की इज्जत करता हूँ, इसलिए इस वक्त हम दोनों बात कर रहे हैं, वरना अब तक तेरे चेहरे से खून बह रहे होते। रोहन भी एकदम सख्ती से कहता है, हाथ मेरे भी हैं वंश, मैं तो उसी वक्त तुम्हारा खून कर देता जब तुम रुमा को होटल रूम में लेकर जा रहा था। ये सुनते ही वंश रोहन का कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से के दांत पीसते हुए कहता है, तेरी इतनी गंदी सोच होगी, मैंने ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। मैं रुमा को होटल रूम में लेकर गया था क्योंकि उसने ड्रिंक की थी, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि सिंगानिया विला में ड्रिंक करके आना मना है। अगर मैं उसे यहाँ ले आता तो उसे थप्पड़ जरूर पड़ते, और रही बात उसे किस करने की तो सी अटैक मी, मैं सच में उसे किस करने से खुद को रोक नहीं पाया। इसके आगे मैंने कोई फायदा और कोई
कोई हद पार नहीं की। इतना बोलते ही वंश झटके से रोहन का कॉलर छोड़ देता है और रोहन की तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है। रोहन उसके एक्सप्रेशन लेस भाव से देखकर कहता है, तो तू अब भी अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा? वंश रोहन की तरफ मुड़कर देखता है, फिर हैरानी से कहता है, तूने ये सब मेरी फीलिंग एक्सेप्ट करवाने के लिए बोला? हाउ कैन यू डू दिस रोहन? रोहन हल्का सा मुस्कुराता है और अपनी बाल पर हाथ फेरते हुए, बिकॉज आई नो यू लव हर। पर मुझे तेरे मुंह से सुना था, लेकिन तूने मेरे पूरे प्लान चौपट कर दिया। वंश बिल्कुल चुप होकर रोहन की तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है और थोड़ा देर बाद कहता है, आई थिंक यू आर वोरिंग रोहन। मैं रुमा से प्यार नहीं करता। तुझे सिया तो याद है ना? और जो मैंने उसके साथ किया वो भी तू जानता ही है ना? क्या तू चाहता है कि रुमा की हालत भी सिया की तरह हो? रोहन आगे बढ़कर वंश के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मुझे पता है तूने सिया के साथ बहुत गलत किया। शायद इसी पछतावे का नतीजा अब तक तू किसी लड़की को नहीं देखता सिवाय रुमा के। वंश आगे बढ़कर बेड पर बैठ जाता है, फिर अपना सर झुकाकर कहता है, नहीं यार, मैं रुमा से प्यार नहीं करता। तो प्लीज रुमा को मेरे साथ जोड़ने की कोशिश मत कर। वो मुझे ज़्यादा अच्छा डिजर्व करती है। मैं उसके लिए कभी सही नहीं हो सकता। उसके लिए क्या, मैं किसी के लिए भी सही नहीं हो सकता। रोहन एकटक सर झुकाए वंश को देखने लगता है। काव्या बेड पर बैठी इसी सोच में गुम थी, तभी उसके पैरों की आहट सुनाई देती है। आहट सुनते ही काव्या तुरंत बेड पर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य कमरे का दरवाजा खोलता है और अंदर अंदर आता है। अंदर आती है आदित्य की नजर सीधा काव्या पर पड़ती है। आदित्य बैग को साइड पर रखकर हाथ का बटन खोल स्लीव्स को ऊपर करते हुए वॉशरूम की ओर चला जाता है। काव्या अपनी आंखें खोलकर वॉशरूम की ओर देखती है। कुछ ही देर में आदित्य वॉशरूम से बाहर आता है, फिर एक नजर काव्या को देखता है जो अपनी पलकें हिला रही थी। ये देखकर आदित्य की होठों पर मुस्कान आ जाती है। आदित्य धीरे कदमों से काव्या की ओर बढ़ जाता है और उसके पास बैठ जाता है। आदित्य धीरे से काव्या के हाथ पर अपनी हाथ अंगुली फेरते हुए कहता है, भाई भी मैंने कहा था ना आज जल्दी मत सोना, पर तुम तो इतनी जल्दी सो गई। अब मैं तुम्हें प्यार कैसे करूँ? काव्या पूरे शरीर में सिरन सी दौड़ने लगती है। काव्या खुद को कंट्रोल करते हुए अपनी नाटक जारी रखती है। आदित्य धीरे धीरे काव्या की साड़ी खींचने लगता है। काव्या की तो सांसें ही अटक जाती हैं। वह अपने मन में ओ गॉड, रोमांटिकपन दिखाने के लिए बोला तो ये तो सोते हुए भी शुरू हो गए। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? आदित्य काव्या की साड़ी को निकाल कर फेंक देता है, फिर उसके ब्लाउज को भी निकाल देता है। काव्या बस खुद को कंट्रोल किए हुई थी। आदित्य अपने मन में मुस्कुराते हुए, क्या कमाल की नाटक करती हो वाइफी, लेकिन कब तक करोगे? बोलते हुए आदित्य काव्या की पेटीकोट को निकाल फेंक देता है। आदित्य काव्या के गोरे बदन को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। वह झटके से काव्या के हाथ पकड़कर खींच गले लगा लेता है और धीरे से उसके कान में कहता है, वाइफी तुम्हें मैं परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन सोते हुए तुम्हें देखकर मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है, इसलिए मुझे तुम्हारी नींद खराब करनी पड़ रही है। इतना बोलकर आदित्य काव्या के ब्रा की हुक खोल देता है। काव्या कसकर आदित्य के गले लग जाती है। ये महसूस होते ही आदित्य के होठों पर मुस्कान बढ़ जाती है। आदित्य काव्या के कान में, चोरी पकड़ी गई वाइफी, कहते हुए आदित्य काव्या के कान में धीरे से चूम लेता है। काव्या कसकर आंखें बंद कर लेती है। आदित्य काव्या की पीठ पर अपने हाथ फेरने लगता है। काव्या के पूरे शरीर पर ठंड की लहर से दौड़ जाती है। आदित्य काव्या की ब्रा को हुक को लगा देता है, फिर उसके खुद से अलग करता है। काव्या अभी आंखें बंद किए हुई थी। आदित्य अपनी शर्ट को खोलकर काव्या को पहना देता है। काव्या आंखें खोलकर आदित्य को देखती है। आदित्य झुककर काव्या के माथे को चूम लेता है और उसकी आंखें में देखकर, डिनर कर लिया तुमने वाइफी? काव्या नाम में सिर हिला देती है। आदित्य काव्या को गोद में उठाकर कमरे से निकलने वाला होता है कि काव्या चटपटाते हुए कहती है, छोड़िए छोड़िए मुझे, आप ऐसे कैसे मुझे लेकर जा सकते हैं नीचे, सब क्या सोचेंगे? आदित्य रुककर काव्या को देखकर, मुझे तुम्हें ऐसे ही देखना है वाइफी। काव्या इरिटेट होकर, मुझे नहीं देखना, ये आपका रोमांटिकपन, आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? सबके सामने आपने सुबह मुझे एम्बेरसिंग कर दिया। ऐसे माँ के सामने कोई किस करता है भला? आपकी वजह से मैं सर उठाकर तक नहीं चल पाई। आदित्य मुस्कुराते हुए काव्या को देखकर कहता है, मैं तो पहले ही बोन किया था वाइफी। इस बार काव्या कुछ नहीं कहती। आदित्य काव्या को अपनी गोद में नीचे उतारता है और कॉल करके डिनर कमरे में ही मंगवा देता है। दोनों साथ में डिनर करते हैं। उसके बाद आदित्य बेड पर लेट जाता है और काव्या आदित्य की सीने पर सर रख लेती है। काव्या सामने की ओर देखते हुए, मिस्टर हस्बैंड, मैं आपसे बहुत दिनों से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन कभी वक्त ही नहीं मिला। आदित्य आंखें बंद किए हुए काव्या के सर को सहलाते हुए, पूछो। काव्या सर उठाकर आदित्य को देखते हुए, दादी तो रुखसार के बेबी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो फिर अचानक वो कैसे मान गई? और वो लड़की मेरी हमशक्ल जो मेरी ही बहन है, उसका तो बेबी था। मतलब ये है कि वो शादीशुदा थी, तो उसके हस्बैंड तो रहे होंगे ना? क्या वो हमारे बारे में जानते हैं कि मेरी वजह से वो मर गई? दादी अर्जुन और प्रीत के रिश्ते के लिए कैसे मान गई? वो तो राठौड़ के नाम से भी इतना नफरत करती थी, तो फिर कैसे? आदित्य आंखें खोलकर काव्या को देखता है, फिर सीधे सवाल करता है, क्या तुम ये सब सच में जानना चाहती हो? काव्या जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य काव्या के करीब खींचकर, तुम्हें पता है भाई, दादी ने मेरी कोई बात नहीं टाली। मैं अगर कुछ बोलूँ तो वह कर देती है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करता जिससे दादी हट हो जाए। मैं चाहे तो कुछ बहुत पहले ही राठौड़ और सिंघानिया परिवार को मिलाने के लिए बोल देता, लेकिन इससे दादी बहुत हठौड़ थी। इसलिए मैंने पहले उसे अंदर के दर्द को जाना, फिर अर्जुन भाई से दर्द को उसके सामने रखा कि वह किस तरह से बचपन से प्रीत से प्यार करते हैं। जब बचपन से प्रीत की मौत की खबर सामने आई, तब अर्जुन भाई की हालत मैंने देखी थी। पल पल रोते तड़पते हुए मैंने उन्हें देखा था। फिर जब मुझे ये पता चला कि प्रीत ही अर्जुन भाई के बचपन का प्यार है, तो मैंने उसकी सेफ्टी खुद की, जिसे किसी को भनक नहीं थी, और साथ ही उसके माँ की भी जान बचाई थी। मैंने बस दादी को प्रीत और उसके माँ पापा की बेगुनाही की सबूत दिए, तो बस वो मान गई। और रुखसार के बच्चे की बात हो, तब मैंने उन्हें थोड़ा हर्ट कर दिया। मैंने बिना बताए डॉक्टर से पहले ही अबॉर्शन कराने के लिए मना कर दिया, पर फिर मैंने दादी को समझा दिया था कि गलती उस नन्हे से बच्चे की नहीं है, तो फिर हम उसे क्यों मारे? और रही बात तुम्हारी बहन
के हस्बैंड की तो मैं उसे मिल चुका हूँ। उसे पता तो नहीं है कि ये सब हमारी वजह से हुआ है, लेकिन मैंने इतना देखा है कि वो भी तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता है। उसकी एक बच्ची भी है, उसकी जीने की वजह वो बच्ची ही है। मुझे लगता है तुम्हारी बहन गलत है, इसीलिए मैंने उसे बचाने की एक बार भी कोशिश नहीं की। अगर मुझे पता होता कि वो सही है तो मैं उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता, लेकिन जब मैंने जाना वो गलत नहीं है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काव्या आदित्य के सीने में चुप कर। जब उसके हस्बैंड को ये सब पता चलेगा तो क्या वो भी मेरी मासी की तरह मुझे मानना चाहेगी? आदित्य काव्या को कसकर पकड़ते हुए जवाब देता है, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा वाइफी। दोनों के बीच अब खामोशी छा जाती है। काव्या की इस बात का डर बिल्कुल नहीं था कि उसे कोई मार देगा, उसे डर था तो बस आदित्य से दूर होने का। आदित्य को भी ये सवाल बहुत ज्यादा खटक रही थी कि अगर विक्रम को ये बात पता चला कि नित्या के मरने की वजह काव्या है, तो क्या वह दुश्मन की तरह उस पर अटैक करेगा या फिर दोस्त बनकर उसके हालात को समझेगा। आई होप दोस्तों आपने कहानी को लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कहानी को कंटिन्यू बनाने के लिए। और प्लीज़ हो सके तो चैनल पर नए हैं जो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से मेरा परिवार बढ़ रहा है। आदित्य वॉशरूम में कमर पर टॉवल लपेटे आईने के सामने खड़ा हुआ था। तभी उसके खुले सीने से होकर काव्या उसके पीछे से हक कर लेती है। आदित्य काव्या के हाथ को पकड़कर अपने आगे खड़ा करता है। काव्या एक सफेद टॉवल पर पहनी हुई थी। आदित्य काव्या की कमर को पकड़कर अपनी नाक को उसकी नाक से रगड़ता हुए, भाई भी आज मैं बेंगलुरु जा रहा हूँ, शायद लौटने में कुछ दिन लग जाए। यह सुनते ही काव्या आदित्य के सीने से लगकर, नहीं आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। आदित्य काव्या के माथे को चुमकर, भाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्या नाम में सिर हिलाकर, नहीं मुझे कुछ नहीं सुना, आप नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। आदित्य काव्या की कमर को पकड़ते हुए हक कर लेता है। काव्या टाइटली आदित्य को कसकर पकड़ लेती है। आदित्य काव्या की कान में धीरे से, भाई भी काव्या हूँ कहती है। तो आदित्य कहता है, तुम मेरी क्यूट वाइफ हो ना, प्लीज समझो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्या आदित्य से अलग होकर उसे एक नजर देखती है, फिर गले लगकर कहती है, ओके पर जल्दी आना। यह सुनकर आदित्य के होठों पर मुस्कान आ जाती है। आदित्य बाहर जाकर कपड़े लाकर काव्या को पहनाता है और खुद भी पहन लेता है। आदित्य काव्या को गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर चला जाता है। अर्जुन का कमरा, फर्श पर दोनों के कपड़े गिरे पड़े थे। पूरे कमरे में प्रीत की आहें और शिशियां सुनाई दे रही थी। दोनों एक चादर में लिपटे हुए एक दूसरे को प्यार करने में खोए हुए थे। प्रीत आहे भरते हुए, अर्जुन मैं अब थक चुकी हूँ। अर्जुन जो इस वक्त प्रीत को प्यार करते हुए सीने को सक कर रहा था, वह सर उठाकर प्रीत को देखता है जो पूरी थकी हुई थी। अर्जुन प्रीत के खूबसूरत चेहरे को देखते ही जैसे फिर एक बार खोने लगता है। अर्जुन प्रीत के अंदर से खुद को निकालता है, फिर झटके से फिर एक बार उसकी समाकर और जोर जोर से प्यार करने लगता है। प्रीत कसकर अर्जुन के कंधे को पकड़ लेती है। करीब 2 घंटे तक वैसे ही प्यार करते रहने के बाद अर्जुन फिर से प्रीत को देखने लगता है। अब तो प्रीत के शरीर पर बिल्कुल ताकत नहीं थी। अर्जुन इस बार पूरी तरह से प्रीत के अंदर से खुद को बाहर निकाल लेता है और प्रीत के चेहरे को छूकर, जान आर यू फाइन? प्रीत थकी भरी आवाज में, हाँ पर मुझे अभी सोना है। अर्जुन प्रीत के माथे पर किस करके सहलाते हुए कहता है, ओके। प्रीत अर्जुन को पकड़कर सो जाती है। अर्जुन चादर को थोड़ा हटाकर प्रीत के पूरे शरीर को देखने लगता है, जिस पर कोई कपड़ा नहीं था और अर्जुन के लवर्ड से भरा पड़ा था। ये सब देखकर अर्जुन के होठों पर स्टाइलिश वाली स्माइल आ जाती है। कुछ समय बाद प्रीत की आंखें खिलते हैं, उसे कुछ एहसास होने लगता है। वह झट से अपनी आंखें खोलती है तो पाती है अर्जुन प्रीत के सीने को बड़े प्यार से चूम रहा था। प्रीत के गाल एकदम से लाल हो जाते हैं। प्रीत आंखें बंद करके अर्जुन के बालों पर हाथ फेरने लगती है। अर्जुन को जब एहसास होता है प्रीत उठ चुकी है तो वह जोर जोर से प्रीत को सीने को चूमने लगता है। प्रीत फिर एक बार आहें भरने लगती है। प्रीत अर्जुन के कंधे को पकड़कर, अर्जुन छोड़िए अब। अर्जुन सर उठाकर प्रीत को देखकर कहता है, जान मुझे बहुत भूख लग रही है और अभी तक नहीं मिली है। इतना बोलते ही वह फिर से शुरू हो जाता है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। अर्जुन उठकर दरवाजे की ओर चला जाता है और हल्का सा दरवाजा खोलता है। बाहर एक सर्वेंट थी। सर्वेंट कहती है, नाश्ता तैयार हो गया है, आप दोनों को सबने बुलाया है। अर्जुन हाँ में बोलकर दरवाजा बंद करता है और सीधा प्रीत को गोद में उठाकर वॉशरूम में चला जाता है। हॉल में नाश्ता करने के बाद सब हॉल में इकट्ठा थे। आज वंश और रूहानी वापस जा रहे थे। रूहानी सबको गले लगाकर बाय कह रही थी। वंश की नजरें रूहानी पर थी। रूहानी अनु के साथ खेलने में बिजी थी। वंश रूहानी से नजरें हटाकर रूहानी को देखकर, भाभी मैं आपका बाहर वेट कर रहा हूँ। रूहानी हाँ में सिर हिला देती है। कुछ ही देर बाद रूहानी और वंश सिंघानिया विला से निकल जाते हैं। आदित्य भी बेंगलुरु के लिए निकल जाता है। काव्या मायूस होकर कपड़ों को समेट रही थी, तभी उसका फोन रिंग होता है। काव्या नंबर देखती है तो ये साहिल, काव्या का असिस्टेंट का कॉल था। काव्या का कॉल रिसीव कर कान में से सटा लेती है और साहिल, मैम एक प्रोजेक्ट के लिए आपको यहाँ आना होगा, ये हमारे लिए बहुत अच्छा ऑफर है। उस कंपनी के हेड चाहते हैं कि वो पर्सनली आपसे मिलकर डील करें। काव्या जवाब देती हो कि मैं अभी तुम्हें कॉल करके ही बताती हूँ। काव्या कॉल कट करके आदित्य को कॉल करने लगती है, लेकिन आदित्य का फोन नहीं लगता। काव्या बहुत बार आदित्य को कॉल करती है, लेकिन आदित्य एक बार भी रिसीव नहीं करता। काव्या इरिटेट होकर फोन को देखकर कहती है, इन्हें फोन रखना ही नहीं चाहिए, जब देखो कभी कॉल लगता ही नहीं है। काव्या रोकी को कॉल करने लगती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। काव्या हार मानकर माया को कॉल करती है। उधर से माया तुरंत कॉल रिसीव करती है। रिसीव करते ही माया की आवाज आती है, यस मैम बोलिए। काव्या, माया मुझे अर्जेंटली अभी मसूरी जाना है, तो सारी तैयारियां जल्दी से कर दीजिए। माया ओके बोलकर कॉल कट कर देती है। काव्या आदित्य के नंबर को देखकर कहती है, अब मैं आपसे कुछ कैसे पूछूं कि मैं मसूरी जाऊं या नहीं? अगर मैं बिना बताए जाऊंगी तो पक्का आप मुझे पर गुस्सा करेंगे, लेकिन मुझे अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है, इसके लिए मुझे ये करना ही होगा। इतना बोलते ही काव्या साहिल को कॉल करती है। साहिल की रिसीव करते ही काव्या कहती है, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे सेंड करो, मैं आ रही हूँ। काव्या कॉल कट करके कपड़े लेकर वॉशरूम में जाती है। कुछ देर में रेडी होकर बाहर आती है। काव्या ने इस वक्त बिजनेस सूट पहना था। वह आईने के सामने खड़ी होकर हाथ में घड़ी पहनती है, मांग में थोड़ा सिंदूर लगाती है जो उसके खुले बालों को ढक जाती है। आखिर में वह पैंट
पेन टाइप का एक छोटा सा मंगलसूत्र पहनती है, जिसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह शादीशुदा है। काव्या पर्स और फोन लेकर निकल जाती है। नीचे जाकर वह सबको बताती है, फिर सबसे मिलकर मसूरी के लिए निकल जाती है। कार में भी काव्या लगातार आदित्य को कॉल करी थी, लेकिन उसका कॉल ही नहीं लग रहा था। काव्या आगे देखकर माया को, माया आपकी बात रोकी से हुई है क्या? माया जवाब देती है, नो मैम, मैं कब से उसे कॉल ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ऑफ ही आ रहा है। काया मायूस होकर कॉल आईडी को हटाकर साहिल को भेजा हुआ इंफॉर्मेशन पढ़ने लगती है। एक दिन 7 घंटे के सफर के बाद मसूरी में कार रुकती है। काव्या कार से बाहर निकलकर होटल के अंदर जाती है। होटल विश्वजीत का ही था। काव्या को होटल में देखते ही मैनेजर भागते हुए आते हैं और काव्या को ग्रीट करते हैं। काव्या ने इन सबको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि वह यहाँ आ रही है। काव्या होटल को अच्छी तरह से देखने लगती है। होटल को देखकर काव्या का फेस एकदम सद हो जाता है। वह गुस्से में मैनेजर को कॉलर पकड़ लेती है और चिल्लाते हुए, व्हाट इज दिस, मेरे पापा की होटल को तुमने इतना गंदा बना दिया, क्या क्या सोचकर तुमने ये सब किया? मैनेजर की डर से हालत खराब हो जाती है। होटल के दीवारों पर हीरोइन की बहुत गंदी तरीके से खींची हुई तस्वीर लगाया था, जिस वजह से ठहरे लड़के लोस्ट भरी नजरों से देख रहे थे। वह होटल पर काम करने वाली स्टाफ जब मैनेजर का कॉलर पकड़ा देखते हैं तो उसकी आंखों सुकून सा मिलता है। काव्या मैनेजर को झट से कॉलर छोड़ देती है, जिससे वह पर्स पर गिर जाता है। काव्या सोफे पर बैठकर सभी स्टाफ को पास बुलाती है और काव्या मैनेजर को देखकर स्टाफ से पूछती है, मुझे इसकी हर करतूत जाननी है राइट नाउ। पहला स्टाफ आगे आकर, मैम सर हमेशा यहाँ आने वाले गेस्ट के साथ बहुत गंदा व्यवहार करते हैं। होटल के वॉशरूम में सीसीटीवी कैमरा लगाकर ये लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं। कई बार तो लड़कियों ने सुसाइड भी कर ली, जिसका ब्लेम हमारे होटल ओनर पर किया जाता है। ये सब सुनकर तो काव्या का दिमाग ही खराब हो जाता है। मैनेजर उठकर भागने वाला होता है कि माया उसके मुंह पर एक पंच मारती है, जिससे वह सीधा जमीन पर गिर जाता है और मुंह के से खून बहने लगता है। काव्या रिसेप्शनिस्ट को पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। कुछ देर में पुलिस आकर मैनेजर को वहां से लेकर चली जाती है। काव्या होटल में लगी सारी फोटो को हटाकर ऑर्डर देती है और वहां से कमरे की ओर पर जाती है। कमरे में पहुंचकर काव्या फोन और पर्स रखकर सोफे पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही उसे आंखों के सामने एक धुंधली सी याद उमड़ने लगती है। एक आदमी लैपटॉप पर होटल के बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी एक लड़की आकर टेबल पर काफी रखकर कहती है, पापा यू आर द बेस्ट मैन, आपसे जैसे कहा था आपने मेरे लिए वैसा होटल बना दिया। वह आदमी हंसते हुए उस लड़की को देखकर, आप मेरी एकलौती प्रिंसेस मुझसे कुछ मांगे और मैं ना दूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ये सुनकर वह लड़की उस आदमी के गले लगकर गाल पर किस कर लेती है। वह आदमी लड़की के सर को सहलाते हुए कहता है, एक बात हमेशा याद रखना बच्चा, ये होटल आपकी माँ, दादी और मैंने बहुत प्यार से डिजाइन किया है, तो कभी भी इस होटल की शुद्धता को बिगाड़ने मत देना। धुंधली यादों को खोकर काव्या आंखें बंद करके धीरे से कहती है, आई एम सॉरी पापा, आपकी कही हुई बातों को मैं मान ना रख सकी कि इस होटल की शुद्धता को बचा ना पाई। ये सब बोलते हुए काव्या की आंखों से आंसू बह जाते हैं। रात में काव्या मीटिंग हॉल पर बैठी थी। उसके सामने एक लड़का बैठा था जो काव्या के पूरे चेहरे को बहुत गौर से देख रहा था। काव्या उसके सामने चुटकी बजाते हुए, हेलो मिस्टर, यहाँ आप डील की बात करने आए हैं तो आप उस पर ध्यान दें। वह लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, मिस काव्या, आप इतनी टैलेंटेड हैं और उसके साथ आप खूबसूरत भी हैं, इसके बावजूद आप मुझे जैसे के साथ डील कर रही हैं। आई मीन कि जब आपके पापा सीईओ थे तब तो ये कंपनी काफ़ी टॉप पर थी, तो फिर ये नीचे कैसे गिर गई? काव्या भी हल्की स्माइल देते हुए कहती है, मेरे पापा की तारीफ के लिए थैंक यू, और मेरी कंपनी नीचे कैसे गिरी ये बताना मैं जरूरी नहीं समझती मिस्टर दीप। दीप एकदम से हंसते हुए कहता है, ओके चलिए ठीक है, वैसे पापा ने सही कहा था, आपके सामने झुकना ही पड़ेगा। फिर आपने हाथ आगे बढ़ाकर, बाय द वे आई एम दीप ओब्रॉय, आपके पापा के फ्रेंड श्रीधर ओब्रॉय का बेटा। काव्या हाथ मिलाते हुए, काव्या इतना ही बोलती है कि दीप तुरंत कहता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि काव्या त्रिवेदी है। इतना बोलते दीप मुस्कुराने लगता है। काव्या हाथ पीछे करते फिर कुछ बोलने को होती है कि दीप बीच में ही बोलता है, ठीक है अब हम डील के बारे में डिस्कशन करते हैं। काव्या चुप हो जाती है। दीप ने काव्या की मांग में भरे सिंदूर को गौर नहीं किया था, क्योंकि वह बालों में ढक चुका था। काव्या का मंगलसूत्र भी बिजनेस सूट की वजह से छुप चुका था। बेंगलुरु में आदित्य मीटिंग में फ्री होकर अपना फोन देखता है, जहां कल से काव्या के बहुत सारे मिस कॉल थे। आदित्य जल्दी से काव्या को कॉल करने लगता है। बहुत बार रिंग होने के बावजूद काव्या कॉल रिसीव नहीं करती। आदित्य बार बार काव्या को कॉल किया जा रहा था, लेकिन काव्या एक बार भी रिसीव नहीं करती। आदित्य फोन को देखते हुए हल्का मुस्कुराने हुए लगता है कॉल रिसीव ना करने की वजह से नाराज हो गई, और मुझे ये भी अच्छे से पता है तुम्हारी नाराजगी को दूर कैसे किया जाए। इतना बोलते ही आदित्य एक मैसेज टाइप करता है और काव्या को सेंड कर देता है। इतना करते ही वह काव्या की तस्वीर देखकर उसे चूम लेता है और धीरे से कहता है, आई लव यू वाई भी एंड आई एम रियली मिस यू। तो आई होप दोस्तों आपको स्टोरी पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि स्टोरी कैसी लग रही है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।